नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। 8 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम पूछेंगे कि 2022 तक योगी लहर क्या बरकरार रहेगी। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है कि कुछ देर पहले आप बीजेपी मुख्यालय से जो तस्वीर देख रहे थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कल के जो नतीजे हैं वो भविष्य के बड़े संकेत हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि 2022 के संकेत 2020 का जनादेश दे चुका है। ऐसे में यूपी में जिस तरह से उपचुनावों में जीत हासिल की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवा बरकरार रहा। उपचुनाव में 6 सीट पर परचम लहराया गया। उपचुनाव के नतीजों से योगी सरकार के काम को मोहर लगी है। विकास रफ्तार लगातार योगी सरकार देती रही है। और ऐसे में योगी सरकार के कामकाज पर मोहर लगने का मतलब क्या संकेत है? दिवाली के बाद विकास रफ्तार और बढ़ेगी। दिवाली के बाद युवाओं को उपहार शुरू मिलने जा रहा है मिशन रोजगार के जरिए। मार्च 2021 तक ये तय किया गया है कि 50 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा, रोजगार से उन्हें जोड़ा जाएगा। योगी के जलवे ने विपक्ष को आईना दिखा दिया है। क्या 2022 में विपक्ष पूरा गेम पलट देगा? सवाल ये बड़ा है कि क्या यूपी में सीएम योगी की लहर बरकरार रहने वाली है। दरअसल उपचुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या ये जो लहर है वो आगे बरकरार रहने वाली है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। उससे पहले एक बार आपको सुनवा देते हैं यूपी में जीत का परचम लहराने के बाद क्या बोले थे सीएम योगी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी राष्ट्रीय टीम का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन मिलकर के एक टीम भाव के साथ जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है और कार्य कर रही है, कोरोना कालखंड में हम सब जानते हैं यह वर्तमान में पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है। कोविड-19 के बावजूद प्रदेश की जनता को बचाने के लिए सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास हों या फिर संगठन ही सेवा है, इस संकल्प के साथ पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो शानदार प्रदर्शन किया है, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के माध्यम से एक बार फिर हम सबके सामने आया है। मैं इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश की हमारी मंत्री परिषद की टीम हो या संगठन की टीम हो, इन सब ने एक टीम वर्क के रूप में जो परिणाम दिया है, कार्य इस महामारी के दौरान भी स्वयं की परवाह किए बगैर जनता को अधिकाधिक सुविधा देना, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जो सेवा के कार्य किए हैं, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में भी देखने को मिला है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ये उनका रिएक्शन था चुनाव के नतीजे आने के बाद। और काफी गदगद हैं, खुश भी हैं, जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि 2022 तक योगी लहर बरकरार रहेगी। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, इस पर बहस लगातार हम करेंगे। संजय गुप्ता बीजेपी की तरफ से विधायक जुड़ गए हैं हमारे साथ, मनोज तिवारी कांग्रेस की तरफ से नेता जुड़े हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस बहस में। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आपसे शुरुआत करती हूं इस बहस की। कैसे करेंगे सर, ये बताइए, चूंकि उपचुनाव के नतीजों ने तो ये बता दिया है कि जनता का साथ योगी को पसंद है और योगी को जनता का साथ पसंद है। देखिए, अगर उपचुनाव को आप ठीक से देखेंगे करीबी से, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाने लगी है और सीटों पे संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका वोट परसेंट खसकता चला जा रहा है। अगर आपने ठीक से देखा होगा, नौगांवा की सीट पे इलेक्शन देखा, जहां पे चेतन चौहान जी के आकस्मिक मौत के बाद सीट खाली हुई,
और वहां पे बीजेपी संघर्ष करती नजर आई, बड़ी मुश्किल से 2500 से 2400 वोट से जीत पाई है, जहां पे आप जानते हो प्रशासन ने और वहां पे कोटेदार, ठेकेदार, थानेदार और वहां के डीएम और एसडीएम ने सारी इतनी मेहनत के बावजूद भी जीते। सरकार के लिए सरकार का जो शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा रहा, तब जाके 24-25 वोट से आप जीत पाए। इसके मतलब आपकी जीत नहीं है ये। एक तो सिंपैथी वोट, ऊपर से शासन प्रशासन, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आप जीत पाते। तो अगर आप इसको जीत मानती हैं तो ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात, आप हमारी सीट पे हम जीते, वहां बीजेपी तो आता पता लापता थी। सर, और आप उसी से संतुष्ट हो जाएंगे? तो जिस तरह से आप भारतीय एक जनता सीट पार्टी अपनी बचाने में कामयाब रहे, उसी से संतुष्ट हो जाएंगे सर? अरे मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते आप। मैं बोल लूं फिर आप सवाल पूछ ले रहे ना, अभी तो आपने मुझसे ही सवाल पूछा है। रखिए सर, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाते, वहां तो भारतीय जनता पार्टी रही नहीं ना। जौनपुर में है ही कहा भारतीय जनता पार्टी। हमारा संघर्ष तो इंडिपेंडेंस हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी तो हो ही नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी तो आप पता लापता थी। तो आप मान लीजिए ना कि जौनपुर भारतीय जनता पार्टी से गया, आप मान लीजिए कि नवागांव के एरिया में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई वहां पे। और जो 5 सीटें थी, जहां पे अगर आप देवरिया चले जाओगे, अगर आप और सीटों पे जाओगे, तो वहां विधायक के मौत के बाद सीटें खाली हुई। तो एक वहां पे सिंपैथी बोर्ड भी पार्टी का होता है ना, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ बहुत भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। उसके बावजूद आप संघर्ष करते हो, कहते हो मैं जीत गया, मैं जीत गया। संजय गुप्ता जी, बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए। सर अनुराग जी आपके सवालों को वो जवाब देंगे। संजय जी, यहाँ पर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बहुत संघर्ष करना पड़ा अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए। सिंपैथी वोट से जीते हैं आप लोग। आप ऐसा लगता है कि आप जीत जाते, तो लगता है आप जीत गए, जीत आपका वोट हो रहा है, आप खड़ा रहे हो जीतते जीतते, फिर कह रहे हो मैं जीत गया। तो इसके मतलब अनुराग भदौरिया जी, 2022 में हार की तैयारी कर रही है, क्योंकि आप तो दावा कर रहे थे कि हम उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने। अनुराग जी सुन लेते हैं ना, सुन लेते का वोट तो अगर आप देखेंगे तो सिंपैथी का वोट आपको जौनपुर में मिला है। सिंपैथी न होती तो आप वहां भी हार जाते चुनाव। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को खाली मत देखिए आप। उत्तर प्रदेश का चाहे उपचुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का उपचुनाव हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे गुजरात का हो, सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश की जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया है। मोदी जी के प्रति पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के साथ योगी जी के प्रति पूरे प्रदेश ने अपना विश्वास प्रकट किया है जी। और समाजवादी के मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जनाधार खत्म हो चुका है, विपक्ष उत्तर प्रदेश में खत्म है। आज की डेट पे जो आपकी पॉलिसी है, जिस तरीके से आप बिना किसी मुद्दे के आप बात करते हो, आप जिस तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग क्यों कर रहे थे? जब विपक्ष है ही नहीं, तब आप इतना तंत्र का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? इसकी गाड़ी बंद करो, उसको मत जाने दो, उसका झंडा उतारो, उसका बैनर हटाओ, इसका ये करो, अंदर डालो, इसको रोको, इन गाड़ियों को मत जाने दो। ये प्रचार का समय खत्म हो गया। यहाँ अपनी ये कोटेदार है, उनको दफ्तर, तो ये प्रधान है, उनको खरीद लो, ये एसडीएम है, वो थानेदार है, वो कोटेदार है, वो दावेदार है। बात सुन लिया है, आप मेरी सुनिए। ये आप इलेक्शन में सरकार का इलेक्शन होता है और सरकार ने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया। आपको तो पता होना चाहिए इतनी मशीनरी का उपयोग करने के बाद आप एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। सर तो फिर बहिष्कार कर देते ना चुनावों का। एक तरफ बिहार में ईवीएम का जिंदा हो गया है, यहाँ पर आप चुनाव में कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, तो आपको चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था सर। एक्सेप्ट ही नहीं करने चाहिए थे परिणाम, आपको धरने पर बैठ जाना चाहिए था। अरे वो तो आप भी इस बात को मानते होंगे कि आप किस तरह से आप लोग जी रहे हैं, ये सबको पता है किस तरह से हिंदुस्तान का आदमी जी रहा है। मीडिया को लपेटे में मत लीजिए सर, ये बहुत आसान तरीका होता है। मीडिया अपना काम कर रहा है। सवाल हम संजय जी से भी पूछ रहे हैं, सवाल अनुराग भदौरिया से भी पूछ रहे हैं। मीडिया पे लेके चले गए, मैंने कहा आम जनता, देखिए आम जनता अपने अनुराग भदौरिया जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि इन आरोपों को लेकर आप निर्वाचन आयोग के पास क्यों नहीं गए? आप धरने पर क्यों नहीं बैठे? आपने चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं किया? आप अगर ये कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, तो आपको फिर बड़ा कदम उठाना चाहिए था ना सर। डिबेट में आके सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं हो जाएगा। लगातार हम लोग आरोप लगाते रहते हैं, सुनने वाला कौन इस देश के अंदर में, वो तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। जिस तरह से बिहार में हुआ, 500 से 200 से 300 से सीटें रात में निकाल दी गई, ये आपको क्या नहीं लगता क्या? अच्छा अनुराग भदौरिया जी, बिहार में अनुराग भदौरिया जी, जहां पे
फिर तो अब आप ईवीएम को लेकर फिर बैठ गए। सर पंजाब में फिर क्या हो गया था, सर राजस्थान में फिर क्या हो गया था, सर दिल्ली में फिर क्या हो गया था, तब ईवीएम हैक नहीं हुई थी। समाजवादी पार्टी का अनुराग जी जवाब दीजिए मेरा। सर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, अनुराग जी आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मुझे आप ये बताइए, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में चुनावों में नहीं सर, चुनावों में क्या ईवीएम वहां हैक नहीं हुई थी? थोड़ी कर पाओगे। अगर ऐसा होता तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता। नौगांव सीट पे आप 21-2200 वोट से जीतते हो, आप स्ट्रगल करते नजर आते। कमाल की बात कर रही है सरकार, आपकी है, सिंपैथी वोट है। चेतन चौहान इतना बड़ा नाम था। अनुराग जी आप ये कह रहे हैं कि सारी धांधली हो गई, धांधली हो गई, मतलब चिंता का विषय भारतीय धांधली से, सर धांधली से चुनाव जीता गया है। सर आप ये कह रहे हैं धांधली से चुनाव जीता गया है? अरे मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल करके जीत रहे हैं, मतलब जनता चाहती नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अपने मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिस तरह से वहां पे प्रचारों को रोका, जिस तरह से ठीक है, अजय शर्मा जी को लेकर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अजय शर्मा जी काफी देर से आप सुन रहे होंगे बहस को। देखिए ये तो होना ही था ना कि ईवीएम का जिन बाहर आ जाना था, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगना था। ये तो हर चुनाव के बाद होता है, जो हारती है पार्टी उस तरीके के आरोप लगाती है। कितना वाजिब है कि ईवीएम को लेकर सामने आ जाना कि भाई ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ दिया जाए? देखिए हर चुनाव के बाद हम एक विश्लेषण करते हैं और उसका विश्लेषण करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह के रीजंस दिए जा रहे हैं हारने वाले, संजय जी मैं आपके पास आऊंगी हार के लिए कि सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग किया गया, ऐसा कुछ किया गया, या दो चीज़ें उन्होंने कही, सिंपैथी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ये तो विपक्ष को पता है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होगा जैसा वो समझते हैं, या फिर सिंपैथी मिलेगी। उन्हें पता है कि कहीं पर कोई किसी की डेथ के बाद सीट खाली हुई है, किसी के वहाँ से चले जाने के बाद सीट खाली हुई है। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति थी, यानी कि आपकी जो रणनीति थी वो फेल हो गई है। तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। आपकी जो तैयारी थी वो इनकम्प्लीट थी। हम अगर इस चुनाव को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर स्थिति जो है जस की तस है। जैसे बिहार में भी जस की तस है, ऐसे यहाँ पर भी जस की तस है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 6 सीटों को बचाने में कामयाब है। मल्हनी पर जो है समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब है। वो बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने बचाई है। तो ये जो स्थिति है यहाँ अपने आप को समझने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो करारी हार का सामना किया था, उससे सबक लेते हुए जो है यहाँ पर अपना पूरा जो है दमखम दिखाया, जोर शोर लगाया, वो सब कुछ किया। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने एक विपक्ष होने के नाते जो सवाल उठाए थे वो सवाल जो है जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिए हैं। चाहे वो विकास दुबे के बाद सवाल उठे हों ब्राह्मणवाद को लेकर, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार को लेकर, या फिर हाथरस कांड से जिस तरह के सवाल उठे कि दलित बनाम ठाकुर, उन सबको एक तरीके से खारिज कर दिया है जी। तो जितने भी सवाल विपक्ष ने उठाए उनको खारिज कर दिया। खारिज करने का मतलब यह है कि विपक्ष के हाथ में। अजय शर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके की जातीय राजनीति आप लोग करते हैं, चाहे बिकरू कांड के बाद आपने ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश की हो, हाथरस में दलित वर्सेस ब्राह्मण करने की कोशिश की हो, देवरिया और घाटमपुर सीट से उस चीज का जवाब दे दिया गया है। तो आपको जातीय राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा और संघर्ष की जो आप बात कर रहे हैं वो संघर्ष आपको मैदान पर जाकर दिखाना पड़ेगा। आपको अजय जी के चश्मे से जातीय नजर आता है तो अजय जी की मानसिकता पे मुझे तरस आता है कि समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि जातीय बता रहे थे। अरे जाति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको अजय जी मेरा विकास नहीं दिखाई देता? हम हमेशा विकास की बात करते हैं, हम हमेशा विकास और यहाँ रोजगार पे हमने इलेक्शन लड़ा है। परशुराम को लेकर जो है ब्राह्मणों की तरफ से परशुराम को लेकर समाजवादी पार्टी आई थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी। आप जो इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस तरह से अतार्किक बातें करने से जो है आप अच्छे प्रवक्ता नहीं हो जाएंगे। आप तार्किक बातें रखिए, सलीके से अगर आप रखेंगे बात हमारी भी समझ में आएगा। आप चश्मे की बात ना करें। अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला विकास और रोजगार पे किसान के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी बातों से जनता ने नकार दिया। आपने जिन जिन मुद्दों को उठाया, जिन पर सवाल उठाया, उनको जनता ने नकार दिया, एक सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि आपका जनता के साथ में जुड़ाव नहीं हो सका। जब तक आपका जनता के साथ में जुड़ाव नहीं होगा आप एक सिरे से खारिज कर दिए जाएंगे। जनता के साथ में जुड़ाव जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा, उनके ऊपर भरोसा आज भी कायम है। तो आपको नए सिरे से सोचना होगा, समझना होगा, मंथन करना होगा। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। चीखने चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे। यही वजह है आपकी अतार्किक बातों की वजह से, आप इसी तरह से बहस करने से आप जो है बाहर हो गए हैं। इसलिए कुछ फायदा नहीं है। आपको नए सिरे से सोचना होगा।
बिल्कुल सोचना होगा आपको। आपके हाथ में जनता की नब्ज नहीं है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में ही रहेंगे अगली बार भी, और इसी तरह सवाल उठाते रहिए जो कि जनता से जुड़े मुद्दे ना हो। चाहे आपने कृषि बिल पर सवाल उठाया, आपने हाथरस कांड पर सवाल उठाया, आपने विकास दुबे पर सवाल उठाया, आपने जिन मुद्दों पर सवाल उठाया जनता ने आपको खारिज कर दिया है। ये इस बार के परिणाम बताने के लिए काफी है। और आपको सोचना पड़ेगा सन 2022 की तैयारी आप कैसे करेंगे। आपको इस तरह से तैयारी करके कुछ नहीं हो सकता। आप इस तरह से बच नहीं सकते कि सिंपैथी वोट था या फिर जो है सरकारी मशीनरी दुरुपयोग किया गया। बहुत अच्छी बात कही मनु ने कि आप धरने पे बैठ जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हारने के बाद हार का ठीकरा या हार की जिम्मेदारी स्वीकार करने की बजाय एक दूसरे आप जब आप सत्ताधारी पार्टी पर डाल रहे हैं तो ये आपके जो है अपरिपक्व व्यवहार को दिखाता है, दर्शाता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके हाथ में जनता की नब्ज नहीं है। आप एकदम से खारिज कर दिए गए और सन 2022 में यही होने वाला है। विपक्ष में ही रहेगा और सवाल उठाता रहेगा। एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, देखिए जो भी चुनाव के परिणाम होते हैं सर, मोरालिटी तो यही कहती है कि उन परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। जीत मिली तो जीत को सिर माथे, हार मिली तो हार को सिर माथे, और चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार हम फेल कहां हुए। सवाल लगातार कल से राजनीतिक पंडित यही कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी थे सर, बहुत सारी आपसे उम्मीदें थी। आप सुन लीजिए सर मेरा सवाल, मैं आप ही के भले के लिए कर रही हूँ। आप मुख्य विपक्षी पार्टी थे सर ना, आपसे उम्मीद यही थी कि जो भी नाकामियां हैं, जो भी कमियां हैं सरकार की, वो जनता के बीच में लेकर आएंगे। लेकिन सर आपके मुखिया कहाँ थे? अखिलेश यादव ने क्या एक भी रैली की? सर मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव ने एक भी रैली की? वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, राज्य का मुख्यमंत्री ही लगातार रैलियां कर रहा है। पूछिए सवाल, वो आप पूछने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। ये समस्या होगी देश के अंदर में कि सवाल भी विपक्ष से पूछा जाता है। कमाल है भाई, प्रभु आप लोग को बहुत बहुत प्रणाम। सवाल भी विपक्ष से पूछेंगे, आप हमारे विपक्ष से पूछेंगे। सर 7 में से 6 सीटें कौन लेकर आया? सर 7 में से सीटें कौन लेकर आया? बीजेपी लेकर आई। तो सर सवाल ये वाजिब नहीं है कि विपक्ष को आईना दिखा दिया? आपकी कमी सर, आपकी तैयारी में कमी रह गई, आप ये माने। अरे सर ये आपके भले के लिए कह रहे हैं। अगर भविष्य को सुधारना है सर तो आपके लिए भले के लिए कह रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस के नेता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर अनुराग जी आप पार्टी ना बने, सुनिए अनुराग जी, सुनिए कांग्रेस के नेता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर मुझे सभी पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मनोज तिवारी जी, कंपटीशन में आप कहीं हमें दिखे नहीं, दिल्ली में दूर तक आपका नाम नहीं। क्या आपने ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश अगर होगा तो इसका मतलब ये है हम चौथे नंबर की पार्टी ही बनकर संतुष्ट रहेंगे, उसी में आप खुश हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये जानना चाहिए कि वहां पर कांग्रेस जो है वो उपचुनाव था, और उपचुनाव में जहां पर ये हमारे उम्मीदवार थे, कांग्रेस ने पूरी संजीदगी के साथ अपनी संगठनात्मक क्षमता के आधार पर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था। वर्तमान में परिस्थितियां जो है, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि, और मैंने कई बार आपके चैनल पर भी ये बोला है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठनात्मक रूप से पिछले कुछ वर्षों से कमजोर अवश्य रही है, लेकिन जो लगातार अभी जो सतत प्रक्रिया है दलों की और हमारा प्रयास है, इसके परिणाम हो सकता है आने में कुछ समय लग सकता है, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, उससे हम गुरेज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आपको ये मानना होगा, और हम मजबूती के साथ। जनता कैसे आप पे विश्वास करे? ऐसा लगता है कि पर्यटन राजनीति प्रियंका गांधी कर रही है। हाथरस का जब कांड होता है तो वो आंसू पूछने की चली आती है। सर आपने प्रश्न किया, जरा मेरा जवाब। अब कांग्रेस को समय दिया आपने, तो कांग्रेस की बात को सुन। बिल्कुल सर। हाथरस और बुलंदशहर या उत्तर प्रदेश में जितनी भी तमाम घटनाएं हो रही है, एक विपक्ष होने के नाते लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए एक चीज हमारे साथी ने कहा था, मैं उनकी बात से कुछ हद तक इत्तेफाक भी रखता हूँ। देखिए जब तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, ये सवाल मैं आप पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, ये मैं पत्रकारिता के ऊपर भी मेरा कोई संदेह नहीं है। एक बात समझिए, भारत का इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, अगर उसको ढूंढिएगा तो एक
समयांतराल पर सरकार में परिवर्तन होते रहा। 1975-77 में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, जयप्रकाश नारायण का भी मूवमेंट हुआ था, लेकिन जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट फेल कर गया था हिंदुस्तान में, इसलिए कि जमीनी हालात। तो आप भी संघर्ष करने निकली है ना सर मैदान में, आप भी संघर्ष करने निकलिए, क्रांति लेकर आइए, किसने रोका है सर आपको? सवाल तो यही है, मुद्दे बहुत थे सर, मुद्दे बहुत थे। प्रश्न जो है, आपने मेरा जवाब अगर सुन लेंगी सर, बेरोजगारी दर 45 साल में निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी, जीडीपी -23 पहुंच चुकी थी, कोरोना में लोगों का हाल बेहाल था, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी पर भरोसा जताया। कमी किसकी सर? कमी किसकी? विपक्षी विरोधी पार्टियों की सर। आप जनता को भरोसा नहीं दे पा रहे, आप जनता की नहीं समझ पा रहे सर। है ना मैडम जी, और हम कांग्रेसी हैं, हमको जमीनी हकीकत पता है। पता क्यों? यही तो कारण है कि 57 वर्षों तक इस देश के लोगों ने लंबे रूप पर कांग्रेस पर भरोसा किया है। हम जनता को समझ रहे हैं। अरे हम 6 वर्षों से सत्ता में नहीं, आप लोगों ने तो ऐसा समझा दिया लोगों को कि लगता है 160 वर्षों से हम सत्ता में नहीं है। अरे भाई 6 वर्ष से हम सत्ता में नहीं है, और लिख लीजिए कांग्रेस पुनः वापस करेगी। और लेकिन सर कैसे वापस करेगी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक भी रैली नहीं करते उपचुनावों में सर। आप उपचुनावों को इतना छोटा चुनाव मानते हैं सर, कैसे पॉसिबल होगा? आप चुनाव में भी भेदभाव करते हैं सर, और ये पार्टी के परफॉर्मेंस पर असर डालती है, आप ये समझिए सर। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, चूंकि अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना और वो कह रहे हैं कल के नतीजे भविष्य का संकेत हैं, और उन्होंने कह दिया एक बहुत बड़ी बात कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में यूपी का चुनाव होगा, यानी कि अभी तक मोदी और योगी का साथ था, अब जेपी नड्डा भी जुड़ गए हैं। तिकड़ी सर, आपके लिए चुनौती? देखिए, वो मुझे कोई चुनौती नहीं दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रटी रटाई बातें बोलती रहती है। जो आज 2014 से जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, अब 2020 में भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। असली मुद्दा जो समाज का है उसके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। असली मुद्दा बेरोजगारी है, जिसके ऊपर एक शब्द निकलता है, नहीं निकलता है। महिलाओं पे अत्याचार शब्द निकलता है, नहीं निकलता है। यहाँ पे कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही है, परेशान है, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं, इसके बारे में बात होती है, नहीं होती है। किसान के बारे में समस्या का समाधान की बात होती है, नहीं होती है। समाज के अंदर की जो असली समस्या है उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ना प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, ना मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं। वो अपना सत्ता को कैसे हासिल करना है। देखिए, सत्ता पाना एक अलग चीज होती है, जनता की सेवा अलग चीज है। ये सत्ता पाने के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा जैसे इलेक्शन चल रहा था वैसे इन्होंने शुरू कर दिया। इनके नेता साक्षी महाराज हो, भदौरिया जी, फिर जनता को विश्वास क्यों है? बीजेपी को कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में, चुनाव में उत्तर प्रदेश के कैसे मौका दे दिया सर? मैं बोल तो रहा हूँ कि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी एक ही फार्मूले पे जाति धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप तय मानिए हर चीज के, जैसे बिहार में सर कितनी बार जाति धर्म के नाम पर कोई वोट करेगा सर? बिहार में किस, सुन तो लीजिए, बिहार में किस तरह से जीते हैं, बहुत अंतराल नहीं है सीटों का, और जिस तरह से कम बेसी सीट में जीते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। 500 सीटों में नहीं, 500 वोट से, 200 वोट से, 300 वोट से, इसके मतलब जनता आपको नहीं पसंद कर रही थी। अगर सर बिहार के इतिहास में बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है सर, ये फैक्ट है सर। जितनी बोले जनता बहुत खुश है। कोरोना काल में सर अनुराग जी बिहार के इतिहास में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है, और अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी का है ये। अरे मेरी बात ही नहीं सुन पा रहे आप। शानदार ऐसे बोल रहे हैं कि उनके सारे विधायक निर्विरोध 30,000 20,000 से जीत गए। ऐसा है क्या बिहार में या कहीं भी? ऐसा है क्या? जरा बता दीजिए आप। 200, 500, 1000 वोट से जीत के आप कह रहे हो कि आप जना, अरे किसी को अगर 19,000 मिला और दूसरे को 19,500 मिल गया तो आप क्या सोच रही है? जो 500 ज्यादा मिल गया तो पूरा जनता उसी के साथ है क्या? इसके मतलब कि आपने संघर्ष कर रहे हो, जनता आपको नहीं पसंद कर रही है। आप 2-4 वोट से जीत रहे हैं, आप कह रहे हो कि शानदार पूरी लहर भारतीय जनता पार्टी ने एकदम परचम लहरा दिया। अरे भाई, संघर्ष करते करते जीते हो, किसी तरह से संघर्ष किया। भी नीतीश जी और हार के बुरी तरह 43 पे आ गए, फिर पता नहीं क्या क्या हथकंडे आप अपनाते हो जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। अजय शर्मा जी देखिए, अनुराग भदौरिया ना संघर्ष पे ही अटक गए हैं, और वो कहते हैं उपचुनाव में भी बड़े संघर्ष के साथ बीजेपी जीती, बिहार में भी बड़ा संघर्ष के साथ जीती। अब ये बताइए कि क्या ये एक हार को बचाने का आसान तरीका ढूंढ लिया गया अनुराग भदौरिया के जरिए, जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या आत्ममंथन चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर संघर्ष की बात ये है तो आप
अपने बारे में भी जाके देख लीजिए, झांक के देख लीजिए कि कहां पर आप लोग। आपको बता दें देखिए, आत्मचिंतन ये क्या किया जाता है। सही सवाल है आपका मनोराज, क्योंकि जब हम हार जाते हैं तो हम अपने हार का ठीकरा जो है उसके लिए दूसरे पर फोड़ देते हैं, और वही जो है सब कुछ यहाँ हो रहा है। और जबकि जो एनडीए है, हम बिहार की बात करते हैं या फिर हम उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात करते हैं, या जो 11 राज्यों के 58 विधानसभा सीटों के जो रिजल्ट आए हैं, ये बताता है कि उपचुनावों के जिस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक सुनियोजित तरीके से अपनी के काम को आगे बढ़ाया, और उनका संगठन जमीनी स्तर पर बहुत ही मजबूत है। और वहीं इसके बनिस्पत जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, उसका जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है। ये 2020 के जो जनादेश है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की तैयारी कितनी है, क्योंकि योगी सरकार के पिटारे में बहुत कुछ। जी हाँ, 2022 तक क्या रहेगी योगी लहर, ये बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि 2020 के जनादेश कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं, और योगी सरकार के पिटारे में बहुत कुछ है। आपको याद होगा कि आज ही हमने तस्वीर दिखाई थी मानसरोवर भवन की, जिसको लेकर खुद गृह सचिव पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, और माना ही जा रहा है कुछ दिनों में जल्दी से ही मुख्यमंत्री उस जो भवन है बनकर तैयार है उसका लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही संजय कुमार गुप्ता बीजेपी की विधायक बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक खबर और आई, एक्सक्लूसिव खबर जो कि जनता से जुड़ी हुई है, और जो सवाल लगातार विपक्ष भी पूछ रहा था उसका एक तरीके का जवाब भी है, लेकिन किस हद तक जवाब मिलेगा ये मैं आपसे समझने की कोशिश करती हूं। मिशन रोजगार को लेकर अब फोकस होगा दिवाली के बाद, और माना जा रहा है औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री दिवाली के बाद करेंगे, जिसमें कि 2021 मार्च तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सर, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, कैसे मुमकिन होगा? देखिए, ऐसा है मंजूराज जी, हमारी पार्टी की जो नीति है, जो नियत है, बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे मुख्यमंत्री जी रोजगार को लेकर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, नियुक्तियों को लेकर हर में एक्टिव है। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में भी जिस तरीके से आपदा में अवसर की तलाश हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं सबसे पहले तो बताऊंगा आज देश और प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। जहां जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की है या अन्य की सरकार है, जाकर राज्यों की आप स्थिति देखो इस कोरोना काल में, राज्यों की स्थिति क्या है। हमारे अनुराग भदौरिया जी जिस तरीके से अभी नौटंकी कर रहे थे, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे वो खिसिया के बोल रहे थे, मतलब हमारे अजय शर्मा जी बोल रहे हैं, उसको भी नहीं सुन रहे हैं, आप बोल रही हैं, उसको भी नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। चुनाव की हार की खींच उनके चेहरे पर भी दिख रही थी, उनकी वाणी पे भी दिख रही थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, जनता आज योगी जी के साथ है। हमने वही 2017 के चुनाव परिणाम को दोहराया। उपचुनाव में अगर इनका कहना है कि सरकारी मशीनरी का हमने दुरुपयोग किया, हम बिल्कुल खारिज करते हैं। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा बाहर निकल आते हैं, फैक्ट्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं, आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। मनोज तिवारी को लेकर आते हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से आज मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी जी, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, और ये आरबीआई के आंकड़े हैं, जिसमें यह बताया गया कि कोरोना काल में किस तरीके से योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है, रोजगार देने में काम किया है। 6.25 लाख इकाइयां लगाई हैं और 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। राजस्थान, पंजाब सरकार दूर दूर तक नहीं है सर, टॉप 5 में योगी सरकार। क्या कहेंगे आप? रोजगार को बहुत बड़ा मुद्दा बताते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या किया जहां पर आपकी सरकार है, जिन प्रदेशों में। तसल्ली बख्श कांग्रेस को 2 मिनट के लिए समय दीजिएगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इस्तेहार के माध्यम से आज की तारीख में जो विगत कुछ वर्षों से राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें इस्तेहार के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने का बखूबी काम किया जा रहा है। मैं भी बिल्कुल बिहार से हूँ और सीमावर्ती इलाके से हूँ। कई बार कोरोना संक्रमण के आधार पर चैनल्स के मैंने माध्यम से बोला है, बलिया बगल में है, गाजीपुर का इलाका बगल का इलाका है, ये सीमावर्ती हमारा क्षेत्र है। मैं आपको एक बात बताता हूं और इसका पुख्ता सबूत के साथ मैं आपको बता सकता हूं। कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर
WHO का जो एहतियात, जिस तरीके से एहतियात बरतनी थी, उस तरीके की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। अब देखिए, लोगों को खाना खिला देना, लोग आ रहे हैं और उनको ये कह देना कि कोरोना की तमाम व्यवस्थाएं हमने की, इस सरकार है, सरकार इश्तेहार के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है, उस हकीकत के माध्यम से कोरोना संक्रमण पर रोकथाम की जो निर्देश जारी किए गए या WHO का जो निर्देश था, उसका अनुपालन नहीं किया गया, वो व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा पंजाब और सर आरबीआई तो कह रहा है, आरबीआई तो कह रहा है कि मास्क, वेंटिलेटर की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से की है कोरोना काल में। मैंने आपके सारे प्रश्नों को सुना है। सर अगर आप ये बात करें तो राजस्थान के हाल भी देख लीजिए ना सर, कोरोना काल में। संजय जी, सीधा आरोप मनोज तिवारी का, प्रचार पर ध्यान दिया, जमीन पर कोई काम नहीं। सुन लीजिए, अभी पंजाब का सुन लीजिए। पंजाब और हरियाणा पूरे देश के लिए मिसाल है। पंजाब बहुत समृद्ध राज्य है और उस पंजाब के समृद्धि में और पंजाब को समृद्ध राज्य बनाने में कांग्रेस का हाथ है। इस हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो समृद्ध हो और जहां कांग्रेस लंबे वर्ष तक शासन की हो, उसका समस्त श्रेय कांग्रेस को जाता है। इश्तेहार के माध्यम से लोगों को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और ये जो प्रक्रिया चल रही है, मैं दावे के साथ, संजय जी मनोज तिवारी जी, पिछली सरकार नहीं, बीजेपी अकाली दल की ही थी, अकालियों ने भी अच्छे खासा सा राज किया है वहां पर। आप कौन से फैक्ट्स रख रहे हैं जनता के सामने? संजय जी जवाब दीजिए। सीधे सीधे कांग्रेस का कहना है आपका सारा जो वक्त है, जो सारा फोकस है वो प्रचार पर रहता है, जमीन पर आप लोग काम नहीं करते, जनता को गुमराह करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके पास नेता तो है, उत्तर प्रदेश में आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास मतदाता नहीं है। और बहुत देर से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, एक अनुराग भदौरिया को वो गायबी के डिबेट से, अरे भैया आपने 4 साल शासन किया है, आपने इस देश को क्या दिया है, प्रदेश को क्या दिया है, ये सबने देखा है। आज भाजपा का, हमारे माननीय मोदी जी का राष्ट्रपिता से सरकार चल रहा है, 2019 में हमारा स्टार्ट हुआ है। आज आप देखो ना, हमारे राज्यों में जनाधार नहीं थे, आज पूरे देश में हमारा जनाधार है। बिहार में आप देखेंगे, वार्ड से जीतने की क्षमता आपके नेताओं को नहीं है। एक मिनट मनोज तिवारी जी, मोदी पर लोगों को भरोसा है इसलिए मोदी का नाम बुला रही है बीजेपी, इसमें गलत क्या है? आप भी राहुल गांधी के नाम पर वोट मांग लीजिए, आपको उम्मीद है राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलेगा। मनोज तिवारी जी, आपको उम्मीद है राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलेगा? राजनीति आपके बस की बात नहीं है, ये हाथ जीवन जाके नौटंकी करना, इधर उधर जाके नौटंकी करना, राहुल गांधी की नौटंकी पूरा देश समझता है। अरे ये तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहाँ आए मोदी जी? कहाँ आए? योगी जी ने ही रैली की, नहीं मुख्यमंत्री ने ही रैली की ना। कहाँ आए मोदी? कहाँ आए मोदी सर? मनोज तिवारी जी, हकीकत देख लीजिए उपचुनाव में, हकीकत देख लीजिए। 4 उम्मीदवार जमानत जब्त करके बैठे हैं सर, जमानत जब्त करके बैठे हैं आपके, ये हकीकत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक रैली नहीं करते हैं, उपचुनाव को इतना छोटा चुनाव मानते हैं। अरे बिहार में आपको बता देते हैं ना सर, राहुल गांधी की सिर्फ 8 रैलियां हुई हैं। सर सुनिए मनोज तिवारी जी, सुनिए, बिहार की आप बात कर रहे थे ना, बिहार में आप पूछ रहे थे ना कि इनके पास नेता नहीं है। सर सुनिए, नीतीश को हमेशा उन्होंने आगे प्रोजेक्ट करके किया क्योंकि वो एनडीए के गठबंधन में थे। सर सुनिए, राहुल गांधी ने सिर्फ 8 रैलियां की। आप सर देखिए ना, आप जमीन पर कितना काम करते हैं। 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी सर, आपको पता है सिर्फ 19 सीटें जीतने में कामयाब रहे। देखिए ना, हो सकता था सर तेजस्वी यादव आज के डेट में बन सकते थे मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा कर मनमुटाव की भी खबरें आ गई हैं सर। अश्विनी रणदीप सुरजेवाला बिना मिले तेजस्वी यादव से गए हैं वापस दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री प्रदेश सर ये जिद आपको लेके डूबेगी। अजय शर्मा जी, सवाल ये है कि जो संकेत अब दे दिए हैं 2020 के जनादेश ने, चाहे उपचुनाव को देख लीजिए, चाहे बिहार की आप तस्वीर देख लीजिए, कि 2022 पर क्या असर डालने जा रही है, आप मुझे ये बताइए। क्या रहा बीजेपी की आपको आसान दिख रही है? सर बहस को आगे बढ़ाते हैं, अजय शर्मा जी। देखिए, स्थिति जो है बिहार के चुनाव के रिजल्ट ने
और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव के रिजल्ट में ये साफ कर दिया है कि स्थिति जस की तस रहने वाली है, क्योंकि वहां पर भी एनडीए जो है पूर्ण बहुमत के साथ में है। उत्तर प्रदेश में भी हमने वही देखा। तो स्थिति जब जस की तस होने वाली है, इसका मतलब यह है कि जो विपक्ष है वो विपक्ष में ही रहेगा। विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। विपक्ष मजबूत इतना इसलिए नहीं है क्योंकि उसके हाथ में जनता की नब्ज नहीं है। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं या जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए नहीं है, जनता के सरोकार के नहीं है। जब जनता के सरोकार के मुद्दे आप नहीं उठाएंगे तो आप किस बात के लिए विपक्ष में है? इसलिए जो है जनता का भरोसा जो है सत्ता पक्ष की तरफ है। ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ने साबित कर दिया और बिहार में भी यही हुआ है। बिहार में तो महागठबंधन की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से टूट गई, चरमरा गई। ठीक, अगर वहां समझने की कोशिश करते हैं, जैसे भी बात हो रही थी, यदि पिछले चुनाव में जिस तरह से 41 सीटों पर लड़े 27 सीटें लेकर आए, इस बार यहाँ पर जो है 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 19 सीटों पर सिमट के रह जाते हैं। और देखिए लेफ्ट की जो है जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, कम सीटों पर चुनाव लड़ा और ज्यादा सीटें लेकर आते हैं, 19 सीटों पर लेकर आते हैं। यदि सीटों के बंटवारे को लेकर यदि सहमति बन गई तो महागठबंधन में सबसे बुरा परफॉर्मेंस तो कांग्रेस का ही रहना। सर आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा। वही अजय शर्मा जी जो कह रहे हैं कि जनता की नब्ज आपको पकड़नी पड़ेगी। सर ये देखिए, लव जिहाद को लेकर बहुत बड़ा ऐलान योगी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि लव जिहाद को लेकर वो कानून बनाने जा रहे हैं। सर आप लोग लव जिहाद का शब्द एक बार भी यूज नहीं करते, जबकि जनता परेशान है, लोग परेशान है। उनकी मांग थी कि कानून बनना चाहिए और आप लोगों के मुंह से लव जिहाद का शब्द नहीं फूटता। सर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सर आपको लेकर डूब रही है। मनोज तिवारी जी जी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अभी एक हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं बार बार व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। संजय जी पहले मनोज तिवारी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। सुनिए, संजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। महोदय अपने मोदी जी प्रधानमंत्री जी से बोलिएगा कि ये कहता है कि 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। 15 वर्षों में शासन में रहने वाले लोग 29,000 पर एक डॉक्टर है बिहार में। ये आपकी चिकित्सा व्यवस्था है। दूसरी, अब देखिए जनता जनार्दन है, 2.5 लाख लोगों का ज्यादा पलायन हुआ है। एनसीबी का रिपोर्ट कहता है 12.6% महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद है आपको? सृजन घोटाला कांड याद है आपको? और घोटालों को दबा के मोदी के इश्तेहार के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाइए। मैं आपको बताता हूँ, अभी भी आप चुनाव हार चुके हैं। मैं बताता हूँ, अभी एक साथी भदौरिया साहब ने बोला था 160, 12, 16 इतने वोटों से 9 प्रत्याशियों की हार हुई है। और जब हार हुई उसकी घोषणा चुनाव आयोग पहले की थी कि वो 9 सीट राजद और कांग्रेस जीती थी, लेकिन उनको 11 बजे के बाद हटा दिया गया। तो इस व्यवस्था से लोकतंत्र को जीवंत रखने का जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रणाम करता हूँ और उनसे कहता हूँ ये देश सबका है, देश बचा लीजिए। बहुत ज्यादा दिन तक ये नहीं चलता है। मनोज तिवारी जी, कभी आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगते हैं, कभी आप ईवीएम पर आरोप लगाते लगते हैं। जब आपको चैलेंज दिया जाता है कि ईवीएम को हैक करके दिखाइए, तब आप लोगों में से कोई नहीं आता है। अजय शर्मा जी, जिस तरीके की उपचुनाव में जो परिणाम रहे हैं, सर बहस को आगे बढ़ाते सर। 19 लाख ईवीएम गायब है and it has been already reported to the court। उसके बावजूद भी उस 19 लाख ईवीएम के बारे में भाजपा का एक नेता भी नहीं बोला है। मनोज तिवारी जी, राजस्थान में ईवीएम हैक नहीं हुई थी, पंजाब में ईवीएम हैक नहीं हुई थी। सर आप ईवीएम से बाहर निकलिए, सर ईवीएम से बाहर निकलिए। पर्यटन राजनीति पर फोकस न कर जमीन पर संघर्ष कीजिए, जनता की नब्ज पकड़िए। सर ये आपके लिए खतरनाक है अजय शर्मा जी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, ये ट्रेंड रहा है कि उपचुनाव जब होते हैं तो जहां जिसकी सत्ता होती है उसी के पक्ष में परिणाम आते हैं। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो उस वक्त भी जितने भी उपचुनाव हुआ करते थे अखिलेश यादव की सरकार ही जीती। इस बार भी हमें देखने को मिला है। क्या इससे वाकई 2022 की तस्वीर को असल तरीके से भापा जा सकता है, या आपको लगता है कि विपक्ष गेम पलट सकता है? देखिए विपक्ष गेम पलट भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह के सवाल या मुद्दे विपक्ष उठाता चला आ रहा है
और वो जो है उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि उनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, वो मुद्दे जो है ऐसे नहीं है। लेकिन जो उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है वो बताने के लिए काफ़ी है कि ठीक है सत्ता पक्ष के फेवर में चला जाता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को भी नहीं भूला जा सकता जिसके अंदर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पुरजोर तरीके से कोशिश की, उनका संगठन जमीनी स्तर पर उसने काम किया। मैं इसके लिए स्वतंत्र देव सिंह या सुनील बंसल की जो मेहनत है उसको मैं सराहूंगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है और बूथ स्तर तक उन्होंने काम किया है। वही यही इनको समझना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो कांग्रेस हो, आपका जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर इतना सक्रिय नहीं है, वो लोगों तक उतनी पहुंच नहीं बना पाया है जिसका परिणाम आपको चुनाव के रूप में देखने के लिए मिला है। यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। और विपक्ष जिस तरीके से अभी ये सवाल उठा रहा है ईवीएम को लेकर या सरकारी मशीनरी को लेकर, तो ये जो एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। हम इस तरह की एक माहौल तैयार करें कि जो सत्ता पक्ष है ये इस तरह की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है या सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता कहाँ मानती है? जनता कहाँ मानती है? जनता लगातार बीजेपी को देखिए वही मैं कह रहा हूं। बिहार की बात हो, उपचुनाव हो 11 राज्यों में 58 सीटों पर, को आप बताएंगी नहीं, आप लोग बता नहीं रही है, यही तो समस्या है। चलिए बताइए मनोज तिवारी जी, क्या समस्या है, बताइए जल्दी से बताइए। मैं बता रहा हूँ सब भारतीय लोकतंत्र में एक भारतीय होने के नाते मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि जब पूरे सरकार को पता है कि 19 लाख ईवीएम का कुछ अता पता नहीं चला, तो उस 19 लाख ईवीएम के संदर्भ में यहाँ कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। देश की सत्ता में भाजपा है तो उसका कोई मंत्री है क्यों नहीं बोला? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे कि 19 लाख ईवीएम का गायब होना इस लोकतंत्र के लिए खतरा है? आप चुनाव आयोग के बाहर जाकर धरना दे देते, आप प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जाकर धरना दे देते। सर अगर इतने आरोपों में आपके दम है सर, आप संघर्ष करिए। नहीं सर, आप तो ईवीएम को लेकर भी बोल चुके हैं ना कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक फैक्ट तो आया नहीं है। वैज्ञानिक फैक्ट नहीं आया है सर कि ईवीएम हैक करने का। आप ही के नेता उदित राज कहते हैं कि उपग्रह को कंट्रोल किया जा सकता है पृथ्वी पर रह के। मुझे तो बड़ा सर उपग्रह से ईवीएम का आप जरा कंपैरिजन देख लीजिए सर। जब वो 2014 में जीते थे तो ईवीएम हैक नहीं हुई होगी, जब वो कांग्रेस में आ गए तो अलग सा ज्ञान उनको मिल गया है। चलिए सर इस बहस का कोई अंत ही नहीं है, ईवीएम पे कोई अंत नहीं है। चलिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास वक्त बेहद कम है। चर्चा में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।